हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कल हम लोगों ने यूपी पीसीएस के नोटिफिकेशन के बारे में छोटा सा डिस्कशन किया था और मैंने आपसे कहा था कि कल का वेट करिए और हम ज्योग्राफी वाले पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। ये बात हुई थी कल आपसे हमारी। तो थोड़ा सा मैं उन लोगों को बता दूं जो पहली बार इस एग्ज़ाम में बैठेंगे कि पीसीएस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में दो पेपर होते हैं, GS1 और GS2 के। GS1 में 150 क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है यूपीएससी की ही तरह 1/3, ठीक। और टोटल क्वेश्चंस 150 हैं और इसमें ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि पिछले साल जो पेपर हुआ था यूपी पीसीएस 2023 का, उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को ढूंढते हैं और इसी वक्त पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या वो हमारी रीच में है, क्या हमारी पहुंच में है या नहीं, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूपी पीसीएस के कंटेंट के लिए जाना जाता है और वो कंटेंट इतना सधा हुआ है कि यूपी पीसीएस में पिछली बार तो 120 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस प्री वाले एग्ज़ाम में आए थे, ठीक। तो देखते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन पीसीएस के एग्ज़ाम में पिछले साल कैसे आए थे। तो सीधे मैं आपको वहीं ले चलता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता कि ये कौन सी बुकलेट है, मैंने इसको गवर्नमेंट की साइट से उठाया है यूपी पीसीएस की। और शुरुआत करते हैं हम 49th क्वेश्चन से ज्योग्राफी का। और पहला क्वेश्चन है ड्रेनेज सिस्टम से, अर्थात निकासी प्रणाली से। तो आपको पता ही होगा नदियों से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, ठीक। तो इसमें आपको पता लगाना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी रिवर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ओके। हर नदी की अपनी सहायक नदी होती है, जैसे कि गंगा रिवर सिस्टम एक बहुत बड़ा रिवर सिस्टम है। तो सिस्टम बनता है गंगा रिवर का, वो कई सारी नदियों को मिला के बनता है, जिसमें गंगा को हम मुख्य धारा मानेंगे और यमुना और सोन और घाघरा, राप्ती, इन सबको क्या माना जाएगा, उसकी ट्रिब्यूटरी। इसी तरीके से पेनिनसुलर रीजन में भी ये सारी नदियां बहती हैं और आपको पता लगाना है कि इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आइए देखते हैं। मंजीरा क्या गोदावरी की सहायक नदी है? बिल्कुल है, यानी कि ए वाला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। मालप्रभा कृष्णा की सहायक नदी है? बिल्कुल है। प्राणहिता महानदी की सहायक नदी है? शायद नहीं है। प्राणहिता भी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी। क्वेश्चन का आंसर देने का मतलब मेरे को ये नहीं था कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। दरअसल मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये हमारी रीच में है, क्या अगर हम ढंग से पढ़ाई करें तो आसानी से कर सकते हैं। ये सेशन इसी चीज़ के लिए है। तो इसका जवाब है हाँ, डायरेक्टली क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा यूपी पीसीएस की अप्रोच कैसी रहती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर अलकनंदा एंड द भागीरथी। ये भी रिवर सिस्टम से क्वेश्चन है, लेकिन बेहद ही आसान सवाल है। उत्तराखंड में कई सारी नदियां बहती हैं, इनमें से अधिकतर नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं। गंगा बनने से पहले भी वो जो नदियां हैं, जो मुख्य धाराएं हैं, अलकनंदा और भागीरथी, वो भी कई सारी नदियों से संगम करते हुए आगे आती हैं, पंच प्रयाग का निर्माण करती हैं, याद होगा आपको। विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। बहुत ही आसान सा सवाल है। इन सभी प्रयागों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है। प्रयाग का मतलब ही यही होता है क्या? कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर, ठीक। तो इसका आंसर क्या है? देवप्रयाग, ठीक। गंगा बहते हुए आती है और इधर से कौन सी बहती हुई आती है? अलकनंदा। और दोनों की जो संयुक्त धारा है वो क्या कहलाती है? गंगा। ये बात आप जानती हैं। आसान सवाल है, करा जा सकता है, ठीक। मैं तो खाली आपका आज परिचय करवा रहा हूँ यूपी पीसीएस में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं प्री में, उससे, ठीक है। देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन थोड़ा स्टेटमेंट वाला है, यूपीएससी की तरह नज़र आता है। देखते हैं क्या है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लेटराइट सॉइल्स। कई प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है, हर मिट्टी की अपनी प्रॉपर्टी है। किसी में ह्यूमस ज़्यादा होता है, किसी में फॉस्फोरस ज़्यादा होता है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, भारत में पाई जाने वाली सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन की बेहद कमी पाई जाती है और उस कमी को पूरा करने के लिए हम यूरिया का छिड़काव करते हैं। आप जानते होंगे इस बात को।
So let us go through the statements. This soil is developed in areas which with high temperature and heavy rainfall. अर्थात इन मिट्टियों का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई है और काफ़ी अधिक यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है बात बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट इसका क्या है, बिल्कुल सही है। दिस इज द राइट स्टेटमेंट। इट इज पुअर इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। लैटराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। ऐसा नहीं है जनाब, ये स्टेटमेंट गलत है। दरअसल इस मिट्टी में इसकी मात्रा भरपूर रूप से पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 ओनली। यूपीएससी के अंदाज में पूछा तो गया है, लेकिन उससे थोड़ा सा इजी है, करा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। ये तो खाली क्या है, अब सांकेतिक पेपर बन चुका है क्योंकि ये हो चुका है, लेकिन मॉडल पेपर की तरह सर्व करेगा। याद रखेंगे, यूपीपीसीएस या यूपीएससी के जो पुराने साल के पेपर होते हैं या जितने भी साल भर में पेपर कराए गए हों, उस पेपर से पहले उसको आप मॉडल पेपर मान सकते हैं। द बेस्ट मॉडल पेपर इज सपोज टू बी व्हाट, द प्रीवियस ईयर्स पेपर। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज गुड, लेकिन थोड़ी समझ वाला था। कईयों ने इसका आंसर हो सकता है बोथ ऑफ देम करेक्ट मान लिया होगा, लेकिन ये इसका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 काफ़ी सरल नज़र आ रहा है मेरे को। ओजोन लेयर एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द एटमॉस्फेयर लेयर। आपको पता ही है कि अर्थ की एटमॉस्फेयर की कई सारी लेयर्स हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, आप जानते ही हैं, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये आप जानते ही हैं। हर लेयर की अपनी प्रॉपर्टी है। हम लोग ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं और सारी मौसम संबंधी घटनाएं ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं। मौसम संबंधी घटना से मेरा तात्पर्य क्या है, मौसम संबंधी घटना से तात्पर्य है कि बादल का बनना, बारिश का होना। तो ये अगर मैं मान लूँ पहली लेयर जिसका नाम ट्रोपोस्फेयर है, उसकी एक सर्टेन हाइट होगी, पोल्स पे कम होगी, इक्वेटर पे सबसे अधिक होगी, बादल यहीं बनेंगे, वर्षा यहीं होगी, विंड्स यहीं चलेंगी। इसी को हम कहते हैं मौसम संबंधी घटनाएं। ओके, तो क्वेश्चन हमारा ये था कि ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर। तो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रेटोस्फेयर। क्या होगा इसका आंसर? आपको पता ही है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन मंडल पाया जाता है। 25 से 30 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ के सरफेस पे पहुंचने से उसको बचाता है। इनफैक्ट हमें बचाता है। तो ये आसान सवाल था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। जीके की बुक में आसानी से आपको ये सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे और स्टडी फॉर सिविल सर्विस में तो खैर मिलेंगे ही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 53। ये क्वेश्चन भी देखिए ड्रेनेज सिस्टम से ही आया है। आपको पता लगाना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। आसान सवाल है, लेकिन कभी कभी इंसान भूल जाता है। देखते हैं, यमुना कहाँ से निकलेगी, यमुनोत्री से। तो बहुत ही आसान सा ऑप्शन दिया गया है इसमें। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होना चाहिए, यमुनोत्री से। तो यानी कि ए का हो गया 4, लेकिन ए के 4 में कई सारे ऑप्शन हैं। अभी हम इसमें वो नहीं कर सकते, एलिमिनेट वाला चक्कर नहीं कर सकते, क्योंकि 3 जगह मिल रहा है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, अर्थात बी का 3। 100% मैं श्योर हूँ कि B3 इसका सही मैच है। तो हमारा आंसर क्या बन गया, ए। इससे भी हम आसान सवाल ही कहेंगे, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। बाकी गोदावरी कहाँ से निकल रही है, नासिक से, और सिहावा नामक स्थान से निकल रही कौन सी, महानदी, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक, आसान से थोड़ा सा ऊपर रखा जा सकता है, लेकिन हमारी रीच में है। क्वेश्चन नंबर 54 भी ज्योग्राफी का ही है, असर्शन और रीजनिंग वाला। तो हमें दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ने होंगे। असर्शन ए है, द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन। यस। रीजन बताया था, तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एंड इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून ड्यूरिंग मानसून सीजन। स्टेटमेंट और असर्शन वाला, रीजन और असर्शन वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी आसान है। फिर भी मैं एक डायग्राम के जरिए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ।
कि कैसे हम देख सकते हैं कि ये रहा आपका इंडिया का एक रफ मैप, ठीक। यहाँ पर हमारा वेस्टर्न घाट है, मॉनसून विंड अरेबियन सी से होते हुए आती हैं और यहाँ पर बारिश कराती हैं क्योंकि बिल्कुल खड़ी चट्टानें हैं ये, और खूब घनघोर बारिश होती है वेस्टर्न घाट के इस वाले पार्ट में। जैसे जैसे वेस्टर्न घाट में हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, द रेट ऑफ रेनफॉल क्या हो जाएगा, कम होगा। यानी कि दिस पोर्शन रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल फॉलोड बाय दिस रीजन फॉलोड बाय दिस रीजन। हालांकि वेस्टर्न घाट्स को सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है ना। वेस्टर्न घाट को सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है पूरी दुनिया में, और इंडिया में सबसे ज़्यादा यहाँ होती है या तो फिर नॉर्थ ईस्ट हिमालयास वाले रीजन में होती है। सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु रेन शेडो एरिया में आता है? बिल्कुल आता है। यहाँ पर अगर खड़ी चट्टानें हैं तो यहाँ पर बारिश होगी कैसे? तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ओके, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, खाली दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आसान है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका आंसर क्या होगा? डी। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, ये भी देखिए रिवर से, देख रहे रिवर से कितने क्वेश्चन आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? रामगंगा रिवर जॉइंस द गंगा एट कन्नौज। रामगंगा क्या है? गंगा की सहायक नदी है, आपको पता ही है, उत्तराखंड से निकलती है, वेस्टर्न रामगंगा कहते हैं इसको, और एक कन्नौज में ही मिलती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। रिवर बेतवा जॉइन यमुना नियर प्रयागराज, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। कहाँ प्रयागराज और कहाँ बेतवा? ठीक है ना, बेतवा तो वहीं मध्य प्रदेश से निकल के वहीं जो यूपी का वेस्ट वाला पार्ट है वहीं मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 1। इसको भी मैं इजी क्वेश्चन ही मानूंगा, ये टफ क्वेश्चन नहीं है। 56 क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये यूपी का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश नहीं भी लिखा रहता तो भी एक क्वेश्चन बन सकता था कि चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन विच पार्ट, ठीक है। आप इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के भेजेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस? अब देखिए माउंटेन सिस्टम से आया है, पासेस से, यानी कि दर्रे जो मौजूद हैं वहां से भी क्वेश्चन आया है। अघिल पास कहाँ है, टीफू कहाँ है, नीति दर्रा कहाँ है, माणा पास कहाँ है? हमें पता लगाना है कि कौन सा सही मैच है ना। तो अघिल मुझे याद आ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये कश्मीर में है, तो वो गलत हो गया। दीफू भी लद्दाख में नहीं है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि सी। माणा दर्रा भी उत्तराखंड में है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? सीधे सीधे सी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारी पहुंच से बाहर नहीं है, आसानी से किया जा सकता है, ठीक। आपको सारी चीज़ें कराई जाएंगी। ओके, देखिए जो लोग कुछ सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना बहुत आवश्यक है। ओके, वो एक आपका क्या करता है, समा बांध के रखता है। तो पूरी मदद की जाएगी आपकी इस प्लेटफॉर्म से इस बार का प्रीलिम्स निकालने के लिए, और मेंस की भी तैयारी कराई जाएगी, ठीक। शिव समुद्रम एंड कल्पक्कम आर रेस्पेक्टिवली इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? इजी क्वेश्चन। कल्पक्कम क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए जाना जाता है। कहाँ है? तमिलनाडु में है, तो ये क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। तो सोलर पावर हो नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। शिव समुद्रम किसके लिए है? वाटरफॉल के लिए जाना जाता है, और वहाँ भी बड़ी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? हाइडल पावर एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, तो 58 का आंसर बन रहा है ए, हाइडल पावर एंड न्यूक्लियर एनर्जी, दिस इज द राइट आंसर। लेकिन जल्दीबाजी में गलत हो भी सकता है ना। 58। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से आया कि नहीं। उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, अभी मैं इसको करने से बचूंगा क्योंकि मुझे अभी फिगर्स इसके याद नहीं है, ठीक। यूपी का क्वेश्चन, लेकिन आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, हाँ ये आया वर्ल्ड ज्योग्राफी से, पोर्ट्स के बारे में। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। मॉन्टेविडियो तो राजधानी है ही उरुग्वे की,
ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में है, ये सब है। ये आप खुद करके मुझे बताइए, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मैं चाहूँगा कि इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप खुद लिख के भेजें। आसान सवाल है, कोई टफ नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखिए, ज्योग्राफी के कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें पता लगाते हैं कि कौन सा सही है। कई सारी जलधाराएं बहती हैं हमारे समुद्र में, और वर्ल्ड की क्लाइमेटिक कंडीशंस को क्या करती है, मॉडिफाई भी करती हैं। तो पहला है, द बेंगुला करंट इज अ कोल्ड करंट ऑफ पैसिफिक ओशियन। नो 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 नो, बेंगुला करंट इज नॉट अ कोल्ड करंट ऑफ पैसिफिक ओशियन, इट इज अ कोल्ड करंट ऑफ अटलांटिक ओशियन। तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ द सन, द अर्थ एंड द मून आर इन द स्ट्रेट लाइन, दैट इज वी हैव सन, वी हैव मून एंड वी हैव अर्थ। सॉरी, इसको सन मान लीजिए, बड़ा बना दिया मैंने इसको। द सिचुएशन ऑफ स्मॉल टाइड, नहीं, इस समय क्या आएगी यहाँ पर, दोनों तरफ क्या आएगी, हाई टाइड आएगी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। ओशन सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। नो माय बॉय, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। द salinity should be maximum over equators because the rate of evaporation is supposed to be high over the equatorial region। तो ये आंसर भी इसका नहीं होगा। टाइड कम्स ऑन द अर्थ एवरी डे आफ्टर एग्जैक्टली 12 hours 30 minutes। दिस इज द राइट स्टेटमेंट। इसके मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा हमको कि ऐसा होता क्यों है, कि ये 12 घंटे 30 मिनट का अंतराल क्यों आ रहा है। कि अगर सुबह 8:26 पे कहीं किसी जगह पर अगर हाई टाइड महसूस किया गया है, तो अगले मतलब उस दिन रात को 8:52 पर किया जाएगा। ठीक, इसको मैं समझाऊंगा आपको कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, अभी नहीं, इसको बाद में समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 62, द रिवर सिचुएटेड अलॉन्ग द बॉर्डर बिटवीन द यूएस एंड द अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको इज। आसान सवाल है। रिवर सिस्टम में जब हम वर्ल्ड मैप में नदियाँ, पहाड़, पठार, डेजर्ट सब देखेंगे, तो इन सब चीज़ों को भी देखेंगे हम। ठीक है, मिसिसिपी रिवर जो है यूएसए की सबसे लंबी चौड़ी नदी है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता, वो मिड पार्ट में बहती है। रियो ग्रांडे इज द राइट आंसर, 62 का बी होगा। अमेजन रिवर यूएसए की है ही नहीं, और कोलोराडो भी यूएसए की है, लेकिन इसके बीच में बॉर्डर नहीं बनाती। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, रियो डी ग्रैंड। ठीक है ना, रियो ग्रैंडे इज द राइट आंसर। अपना मैप उठाइएगा आज और देखिएगा कि कहाँ पर है ये। ठीक, कोलोराडो रिवर के बारे में बता देते हैं आपको कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा कैनियन बनाती है। क्या बनाती है, कैनियन। ओके, ये देख लीजिए, कैनियन, CANYON। तो कैनियन इज मेड बाय कोलोराडो रिवर। ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, कैनियन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के क्या बता सकते हैं कि इंडिया में भी कोई ऐसी नदी है जो कैनियन का निर्माण करती है। प्लीज इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, हाँ ये देखिए, आप देख सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया है। डेजर्ट के साइज को लगाना है, तो जाहिर सी बात है इसको लगाना है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले सबसे छोटा और उसके बाद सबसे बड़ा, जैसे केबीसी में किया जाता है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, फिलहाल मैं आपको स्थान बता देता हूँ कि कौन सा डेजर्ट कहाँ है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है, पता ही होगा आपको। अरेबियन डेजर्ट अरेबिया में होगा। सहारा डेजर्ट अफ्रीका के मिड में है। गोबी डेजर्ट आपका चाइना वाले रीजन में है। हमको बताना है क्या, सीक्वेंस में लगाना है, छोटे से बड़े में। तो थर्ड नंबर जहाँ पे आ रहा है वो हो जाएगा आपका सहारा डेजर्ट। ठीक, तो ये तो नहीं हो सकता बी वाला। अब हम बात करते हैं बाकी डेजर्ट्स की। इसमें मुझे कुछ डाटाज याद नहीं है, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा, और हो सके तो 63 का आंसर भी मुझे आप ढूंढ के बताइएगा। ठीक है ना, तुक्का मारता हूँ, चलो तुक्का मारते हैं और हम पहुँचते हैं सबसे छोटे वाले में।
तो सबसे छोटे का आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए अरेबियन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सॉरी अरेबियन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट और सहारा डेजर्ट। ये मेरा आंसर है। मुझे बताइएगा कि क्या मेरा तुक्का सही हुआ या नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज तो मैंने यूं ही रैंडमली उठा लिया पेपर की शुरुआत यहाँ से की जाए। अच्छा, कोकोनट और शुगर केन की एग्रीकल्चर की शुरुआत करने का श्रेय फिलीपींस में किसको दिया जाता है? ये जीके का क्वेश्चन है, अभी मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम है, सॉरी। ठीक, ढूंढिएगा इसको। 65 मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। माउंटेन्स दिए हुए हैं और आपको मैच करने हैं। ठीक, तो किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है, तो ए का हो गया 3, डी का हो गया 2 अल्जीरिया में, और बी का हो गया 4 और सी का हो गया 1। मेरे ख्याल से ये मैच सही होना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के भेजिएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग जब हम पढ़ाई कर रहे होंगे वर्ल्ड मैप की तो आप तक पहुंचेंगी। ठीक है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? झीलों के संबंध में बात पूछी गई है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। बैकाल लेक वर्ल्ड की सबसे गहरी लेक रशिया में है, बिल्कुल सही है। नॉट पूछा है तो ये नहीं हो सकता। मिशिगन यूनाइटेड स्टेट्स में है, बिल्कुल है। ओनेगा कनाडा में है, हाँ है। माराकाइबो वेनेजुला में शायद नहीं है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। 67 क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द एल नीनो। एल नीनो आप जानते ही हैं कि एक ओशन करंट है, वार्म ओशन करंट, जो 3 से 4 साल में एक बार डेवलप होती है पेरू के वेस्टर्न कोस्ट में, और उसी के संबंध में जानकारी हमको पढ़नी है। और एल नीनो किस प्रकार से इंडियन मानसून को प्रभावित करना है, ये भी हम सब चीज़ें पढ़ेंगे। El Nino involves appearance of warm current of the coast of Peru in the eastern Pacific. 100% true. The first statement is correct. This is the correct statement. This warm current increases the temperature of water, obviously yes, by 10 degrees Celsius, and thereby increases the amount of plankton in the sea. ये बात भी बिल्कुल सही हो सकती है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी। सी इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2। अच्छा क्वेश्चन है। 68 What caused wind to deflect towards the left in the southern hemisphere? बहुत ही आसान सा सवाल दे दिया गया है, हर किसी का सही हो सकता है। इसका आंसर क्या है? कोरियोलिस इफेक्ट। ओके, व्हाट कॉजेज डिफ्लेक्ट विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर? आंसर इज कोरियोलिस इफेक्ट। ठीक, तो कोरियोलिस इफेक्ट क्या है? जो अर्थ की रोटेशन की वजह से लगता है, अर्थ की रोटेशन की वजह से लगता है। कहाँ पर लगेगा? कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से। ओके फाइन। तो बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर क्रिएट नहीं होता कोरियोलिस इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के बिल्कुल सरफेस क्या है? बिल्कुल फ्लैट है, और कोरियोलिस इफेक्ट लगने के लिए हल्का सा कर्व चाहिए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर नहीं लगेगा। देखिए बिल्कुल फ्लैट बन रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कोरियोलिस इफेक्ट क्या रहेगा? 0। यहाँ पे क्या है? लगेगा इस तरीके से, क्योंकि एंगल मिल जाएगा उसको। अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन भी क्या ज्योग्राफी का है। 69th, ये देखिए यूक्रेन चर्चा में रहा होगा। पता लगाना है कि लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर कौन सा यूक्रेन में। आप खुद लगाइए इसका पता। यानी कि मिनरल्स अराउंड द वर्ल्ड जो पाए जाते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन 1 या 2 आते हैं 100%। ये सारी बातें आपको कराई जाएंगी। ठीक है। माउंट न्यूमैन इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? आयरन और मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट। मुझे फिलहाल कोई आइडिया नहीं है कि माउंट न्यूमैन में कौन सा मिनरल पाया जाता है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जो माउंट न्यूमैन है ये ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। दिस इज इन ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की बात अगर मुझे याद है तो मैं कुछ अंदाज़ा ज़रूर लगा सकता हूँ। आयरन ओर के लिए मुझे लगता नहीं, कॉपर के लिए हो सकता है, शायद बॉक्साइट के मामले में ये हो सकता है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये सही जवाब है या नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ज्योग्राफी सही है। ज्योग्राफी में देखिए, इंडियन ज्योग्राफी से आपको ट्रांसपोर्टेशन से भी क्वेश्चन आएंगे, खासतौर पे रेलवे से आ जाते हैं। कौन सा जोन सही मैच कर रहा है या नहीं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिलहाल जो एक अभियान चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, उसमें आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने स्टेशन इसके अंतर्गत शामिल हैं। मुझे नहीं पता इसका आंसर। ठीक है,
बाकी आप देखिए करंट इवेंट से भी क्वेश्चन आए हैं, सोशल प्रेफरेंसेस प्रोग्रेस इंडेक्स से भी क्वेश्चन आए हैं, निसार सैटेलाइट का संबंध किससे है। आप देख सकते हैं कि इन 150 क्वेश्चंस में से मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि अगर हम ना पढ़ें तो नहीं होगा, 100% होगा। क्वेश्चन मैंने देख लिया और ये लगभग हमारी रीच में है, लेकिन हमें पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। हम इसको ग्रांटेड नहीं ले सकते कि ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं तो हो सकता है अगला भी कर ले, तो इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, किसके, ज्योग्राफी के, और ज्योग्राफी से ही हम शुरुआत करेंगे। और मैं शुरुआत करूंगा ज्योग्राफी की इंडियन ज्योग्राफी वाले पार्ट से। ओके, कोशिश करेंगे कि जो जो कवरेज की जा सकती है इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर वो सारी कवरेज की जाएगी। ओके, तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और फॉर्म भर लीजिएगा समय रहते, ताकि लास्ट आवर रश से बच सकें आप, मैंने कल भी कहा था। और जो भी मटेरियल अवेलेबल है पेड ग्रुप का वो आप परचेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।